गाइस ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मॉडल क्वेश्चंस पेपर है और ये सेट 1 है जो सोशल साइंस का है। ओके, और ये क्लास 9 का है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्लास 9 का है, सोशल साइंस फर्स्ट सेट है और ये आपका टर्म 2 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मॉडल सेट है, आप खुद आपने देख लिया है। अब इसके पैटर्न को समझते हुए चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आपका जितने भी सब्जेक्ट है आपका क्लास 9 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का जो है आपको मॉडल सेट इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और ना भूलें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पैटर्न को देखते हुए चलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, ये आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ सेट 1 है, फुल मार्क्स आपका 40 है, ये तो आप जानते होंगे, टाइमिंग भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो जनरल यहाँ पर जो निर्देश है पहले इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देने की कृपा करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें आपको बता दिया जाए 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न उत्तर होंगे, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देन आगे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि प्रश्न संख्या 8 से 14 जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें भी हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना है 50 शब्दों में देने होंगे। ओके, 50 शब्द में आपको आंसर लिखने होंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे जो अधिक से अधिक 100 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स नंबर है वो 5 दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अति लघु प्रश्न उत्तर जो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो चलिए यहाँ पर शुरू कीजिए, करते हैं। यहाँ पर प्रोपेगेंडा से क्या समझते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा जनमत को प्रभावित करने के लिए जो किया जाने वाला एक खास तरह के प्रचार, यानी प्रोपोगेंडा उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज़ को जब हम प्रचार करते हैं किसके माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से जो प्रचार किए जाते हैं उसको मतलब प्रोपेगेंडा कहते हैं। गाइस जस्ट लाइक अभी जो मुखिया का प्रचार हो रहा है, जैसे मुखिया वोटिंग का भी देखते होंगे, आवाज़ सुनते होंगे, भाषणों के सहायता से इसको प्रचार किया जाता है, इनको वोटिंग कीजिए, इनको जिताइए। तो प्रोपेगेंडा जस्ट ऐसे ही चीज़ें हैं जो जनमत को प्रभावित करने के लिए जो किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार को ही प्रोपेगेंडा कहते हैं, जो यहाँ पर पोस्टर, फिल्मों, भाषणों के आदि से प्रचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो आंसर हो जाएगा वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुरानी पेड़ को काट कर उनकी जगह जो नया पेड़ लगा दी जाती है उसी को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। आप आई होप को समझ में आ गया होगा, यानी कि वन विभाग ने जो पुराने पेड़ को काटकर उस जगह पर जो नया पेड़ लगाते हैं, इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। देन क्वेश्चन से यहाँ पर 3rd नंबर में बोला भारत में मानसूनी प्रकार के जलवायु क्यों है। तो आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रकार के जलवायु का अर्थ होता है कि वर्ष में पवन की दिशा में मौसमी व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, मौसमी व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है क्यों है। तो ये जलवायु का अर्थ होता है पवन की दिशा में मौसमी व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा करते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः कहाँ होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक क्षेत्र में विशेष में मौजूद सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे के पारस्परिक संबंध तथा भौतिक पर्यावरण से उनके घनिष्ठ संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से 5 नंबर्स में बोला चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए चुनाव से क्या तात्पर्य होता है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जस्ट लाइक अभी फिलहाल जो चुनाव चल रहा है मुखिया वोटिंग का, ठीक है, वार्ड मेंबर, जिला परिषद,
ये सब वोटिंग जो चल रहा है, तो इसके माध्यम से हम अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसी को चुनाव कहते हैं। देन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें अधिकार किससे कहते हैं? तो अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और उन्हें अदालतों का मान्यता प्राप्त होती है, इसी को अधिकार कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या बोला है? मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और वह जात पात का तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है, उसी को कहा जाता है मानव निर्धनता। यानी मानव में भी निर्धनताएँ होती है। सबसे बड़ी बात तो वो अशिक्षित होते हैं, उनके पास रहने का कोई तो ठिकाना होता ही नहीं है और उनके पास ना तो नौकरी है, नौकरी करने की सुरक्षा है, यानी उनका विश्वास तो और है ही नहीं, और वो जात पात तथा लिंग भेदभाव से पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, इसी को कहा जाता है मानव निर्धनता। एंड यहाँ पे आपका सेक्शन बी आ जाता है, जो आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे, बट यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, तो 8 नंबर से ध्यान रखेंगे, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। आगे 1930 तक आते थे, जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रिय क्यों मिलने लगे थे? वर्णन करें, क्योंकि यहाँ हिटलर से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वाइमर गणराज्य के असफल होने के बाद जर्मनी में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। 1932 में हुए चुनाव में 32% मत प्राप्त कर नास्ती पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। नास्ती पार्टी जो जर्मनी लोग ही होते हैं, ठीक है। इसने लोकतंत्र के बाद ही शून्यता को जनता का समर्थन प्राप्त कर भर दिया। यह नास्ती प्रचार तथा हिटलर के नारे का प्रभाव था। ओके, मैंने बताया था उसने एक शक्तिशाली स्मृति तथा खुशहाल जर्मनी का सपना देखा। उसने सोचा कि इस सपने को जनता की सहभागिता के बिना पूरा करना संभव नहीं है। फलतः उसने सफलतापूर्वक लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वह अपनी चतुराई से अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने लगा। कौन? हिटलर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हिटलर युद्ध जर्मनी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आह्वान तथा प्रजातीय विभेदीकरण जैसी नीतियों को त्वरित जन समर्थन प्राप्त हुआ। हिटलर जनता की इच्छा को समझने में माहिर था। कौन? हिटलर। यह वही जानता था कि जिसके आत्मसम्मान को युद्ध में पराजय तथा वासरे के अपमानजनक संधि से गहरा धक्का लगा था। हिटलर ने लोगों को उनका आत्मसम्मान लौटाने का वादा भी किया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे क्या होने लगे? फेमस होने लगे थे। ठीक है, यह राजनीतिक आर्थिक संकट का दौर था जिसमें हिटलर के छद्म नरों ने अपना काम किया तथा जर्मनी में नास्तिकवाद लोकप्रिय हो गया। ओके, एंड आगे क्वेश्चन 9 नंबर में बोला औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने घुमांतु और चरवाहा समुदाय को कैसे प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने नए वन्य कानूनों द्वारा घुमांतु लोगों और चरवाहा समुदाय को वनों में आज़ादी से आने पशुओं को चराने और छोटे छोटे जंगली जानवरों को शिकार करने के अधिकार से हाथ धोना पड़ा। यानी उनको अब घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठानी पड़े। अब वे जंगल में अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे और खाने के लिए कंदमूल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अपने भवन निर्माण के लिए यानी बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी काट नहीं सकते थे और ना ही अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। इस प्रकार उन पर उनके पशुओं के जंगल सभी दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और वो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला, औपनिवेशिक काल के प्रबंधन में घुमांतु और चरावा समुदाय में यही जो है इफेक्ट हुआ कि जब वो सारे जंगल के रास्ते को बंद कर दिए गए, उनके लिए ना तो वो पशु को चरा सकते थे, ना घर बनाने के लिए लकड़ी काट सकते थे और ना ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी काट सकते थे। यानी पूरी तरह से वो अपना हाथ पर खाली बैठे और वो अब उनको जो है ना कि अब उसको भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के गुलाम भी बने थे, उनके लिए काम करते थे। आगे क्वेश्चन से पीछे हटते मानसून का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा पीछे हटता हुआ मानसून द्वारा अक्टूबर
मास तक वर्षा का जोर काफ़ी कम होते जाता है, यानी कम होता है, ठीक है, मानसून, और दाब में वृद्धि हो जाती है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के शुरू होते ही मानसून जो है पंजाब से पूरा हट जाता है। गंगा के डेल्टा तथा दक्षिणी भारत से भी क्रमशः अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ तक मानसून विदा हो ही जाता है। इन्हें ही हटता हुआ मानसून कहा जाता है। ओके, मानसून कहते हैं। आगे है जैव विविधता के संरक्षण से क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में आ रहे परिवर्तनों के कारण विभिन्न पादप एवं जंतु प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रजातियों के इस वैविधता मतलब कि वैविध्य को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु वनों के पुनर्जीवन एवं जीवों के प्राणित वास स्थानों की पुनर्व्यवस्था यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं पूर्ण स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। यानी जो उसको जंगल को काट के मतलब कि साफ कर दिया है, जैसे छोटे मोटे जीव जंतु या जंगली जानवर होते थे, अपने घर से तो हाथ धो बैठे, अब उसकी जगह अब फिर से लगाया जा रहा है ताकि उनके घर को फिर से बनाया जा सके जानवरों के लिए, यानी खुद वहाँ पे रह सके, ठीक है। इसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। यानी कि जैसे इस हेतु देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवन अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाए जा रहे हैं। जैसे नीलगिरी की बात करते हैं, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, सुंदरवन, पंचमढ़ी सब मतलब जहाँ पर दिया है, जैसे समीली पाल आदि में स्थापित किए गए जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं ताकि उनको घर से हाथ धोना ना पड़े, ठीक है। आगे चुनाव घोषणा पत्र क्या है और क्या है। चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपना भावी कार्यक्रम जनता के सामने जो प्रस्तुत करते हैं, यह कार्यक्रम तथा नीतियाँ उस दल का चुनाव घोषणा पत्र कहा जाता है। इससे जनता को विभिन्न दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का भी पता चल जाता है, इसी को कहा जाता है चुनाव, ठीक है। आगे है चुनाव घोषणा पत्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन से मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा वे मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होती है, उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारों का मतलब कि प्रयोजन मनुष्य में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया 14 नंबर में बोला है खाद्य सुरक्षा किन कारकों पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सा, एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरी है शासकीय सतर्कता और तीसरी है खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। ये सब अगर होगा तो खाद्य सुरक्षा जो है इस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 जो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर किन्हीं 5 सेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, कुल मिला के 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो 5-5 मार्क्स के होंगे, यानी 15 नंबर यहाँ से हासिल हो जाएगा अगर आप पूरा लिखती हो तो, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, तो आंसर हो जाएगा नाजी समाज में औरतों की भूमिका जो है वो इस प्रकार थी। जैसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जर्मनी में बच्चों को बार बार बताया जाता था कि पुरुषों व महिलाओं में बहुत भारी अंतर है और लोकतांत्रिक समाजों एवं आदमियों तथा औरतों के मतलब औरतों में समानता के लिए जो संघर्ष चल रहे हैं वे पूरी तरह से गलत है, और अगर उसे मान लिया जाता है या उसे लागू किया जाता है तो इसे समाज में काफ़ी जो है मतलब घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं बर्बाद हो सकता है अगर ऐसे संघर्ष को लेके चले, तो यही बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरा है नाजी जर्मन में वहाँ एक और लड़कों को कहा जाता था कि वे दिल दिमाग एवं शरीर से कठोर हृदय बहुत ही मतलब बलवान तथा कठोर बने, वहीं लड़कियों को कहा जाता था कि वे उदार हृदय माँ तथा केवल शुद्ध जर्मन आर्यों ही गर्भ में धारण करके केवल शुद्ध जर्मन नस्ल के बच्चों की ही माँ बने। लड़कों को समझाया जाता था दिमाग से शरीर से कठोर हृदय, वहीं लड़कियों को कहा जाता था कि शुद्ध नस्ल वाले जर्मनी बच्चे को ही गर्भ में धारण करें, अच्छे बच्चों की माँ बने, ठीक है, ऐसे समझाया जाता था। अब लड़कियां ही जर्मन जाति की शुद्धता को बनाए रख सकती हैं, वे स्वयं ही यहूदियों से दूर रहें और घर की देखभाल करें तथा वे घरों में रहकर हर समय नाजी मूल्यों की ही शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को देती रहें, यानी कि जर्मन से संबंधित। इनमें
उन्हें ही आर्य संस्कृति एवं जाति को आगे लेकर चलने वाली बनना है, ये सिखाया जाता था महिलाओं को, ठीक है। एंड इसका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या बोला, जो भी महिलाएं घोषित व्यवहार के नियम को रास्ते से यानी भटक जाती थी या यहूदियों से बात करते थे तो उनको क्या किया जाता, उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाता था और उन्हें बड़ी कठोर सजाएं भी दी जाती थी। जो महिलाएं यहूदियों, पोलो तथा रोसियों से संबंध रखती थी उनके सिर मुंडरा मतलब कि क्या बोला यहाँ पर, मुंडवाकर, चेहरे पर कालिक पोत कर और गलों में इस तरह की तख्तियाँ लटका कर जिन पर लिखा होता था मैंने देश के सम्मान को समाप्त किया। अनेक औरतों को जेल खाने में भी भेज दिया जाता था, वहाँ उन्हें अनेक कठोर यातनाएं यानी बहुत मतलब कठिनाई को सामना करना पड़ा, यानी सजा को भुगतनी पड़ी, ठीक है, और दी जाती थी। इस यानी कि जैसे यहाँ पर थी, इस फौजदारी गुनाह के लिए अनेक औरतों को अपने परिवार और पतियों तथा सामाजिक सम्मान को खोना पड़ता था इस वजह से, ठीक है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन ने झूम खेती करने वालों को पूरी तरह से प्रभावित कर लिया। मैंने पहले ही बताया था कि जब जंगल के पूरे रास्ते को बंद कर दिया तो उनको हाथ तो धोने पड़े हैं, साथ ही मरने की नौबत भी आ चुकी थी। तो यहाँ पर देखें, झूम खेती करने वाले वे लोग होते हैं जो बारी बारी वन के एक भाग को काट लेते थे और उसे जला देते थे। आपने जंगली एरिया में कहीं मलया रास्ते से गए होंगे तो वहाँ पे आपने धुआं देखा होगा या जंगल हल्का सा जमीन, थोड़ा सा जमीन को काट के साफ किया, क्योंकि वहाँ पर खेती किया जाता था और इसी को झूम खेती कहते थे, ठीक है। काट कर उन्हें जला लेते थे। वहाँ के पेड़ पौधों को वृक्ष काटने और जलाने का काम बारी बारी से किया जाता था ताकि खेत भी होती रहे और बाकी हिस्से में जंगल कायम भी रहे। और राख वाली भूमि, काफ़ी जो है राख वाली भूमि पर मानसून की वर्षा आने के पश्चात बीज बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती थी। परंतु अंग्रेज सरकार ने झूम खेती को एक शर्मनाक प्रथा मानकर बिल्कुल बंद ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो भूमि का प्राप्त करने की कोई संभावना तो थी ही नहीं और दूसरे आग की लपेटों से अच्छे वृक्षों को क्या किया जा सकता है, फिर मर जा सकता है अगल बगल वाला। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इसको के जल जाने से भी खतरा होता था। परंतु इन नए प्रावधानों के कारण झूम खेती करने वालों पर बहुत बड़ी मुसीबत जो है मतलब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अपने पैतृक स्थानों और घरों से हाथ धोना पड़ा, यानी अपनी जन्मभूमि से हाथ जो है धोना पड़ा और नए व्यवसाय ढूंढने के लिए उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु कुछ झूम खेती करने वालों ने ऐसे कानूनों का विरोध किया और छीट-फूट विद्रोह भी किए, ठीक है, मतलब विरोध भी किया लेकिन विद्रोह भी हुआ था, बट कह सकते हैं यहाँ पर ऑल टोटल तो नहीं, ठीक है, मतलब कुछ लोग उनका विरोध भी किया था। आगे है 17 नंबर से बोला, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एका में आबद्ध करने वाला बंध, यानी कि वाक्यांश से किसी एक चीज़ की अन्य चीज़ों के साथ मतलब कि संसर्गित या जुड़ाव का संकेत मिलता है। भारत के साथ मानसून से जुड़ाव मामले में भी ऐसी ही दशाएं बनती है। उत्तर की ओर से प्रभावित ठंडी पवनें जो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है क्योंकि उन्हें रोकने वाले प्राकृतिक अवरोधक हिमालय उत्तरी भाग में खड़ा है जो बाहर से मानसूनी हवा को आने नहीं देते भारत, और भारत से वहाँ के अन्य देशों में ठीक उसी अक्षांश की स्थिति पर कड़के ही ठंड पड़ती हैं। इसी तरह भारत का प्रायद्वीप पठार 3 ओर सागरों से घिरा हुआ है। यह व्यवस्था भी भारत में सामान्य तापमान बनाए रखती है। पुनः ऋतु चक्र के अनुसार वायु दिशा का मतलब कि विपर्य भारत को ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र प्रदान करता है। भारत के लोकगीत मतलब कि यहाँ पर दिया ग्राम्य गीत, रहन सहन, पहनवा तथा भोजन की आदतें आदि सभी कुछ जो है मानसून के साथ जुड़ी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत में मानसून एकता में आबद्ध करने वाले सूत्र जैसा बांधते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करें तो आंसर हो जैसे यहाँ पर है निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहला है चुनाव की घोषणा। सबसे पहले क्या है चुनाव की घोषणा। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव की मतलब घोषणा और उसके लिए तिथियां निर्धारित करने से शुरू की जाती है। चुनाव और उसकी तिथियां की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा ही होती है। आगे प्रत्याशियों का चयन।
चुनाव में सफलता का ध्यान रखने के रखकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के चुने जाने के अवसर अधिक होते हैं, इसीलिए प्रत्याशी स्वतंत्र होकर खड़े होने का प्रयत्न नहीं करते। आगे यहाँ पर ग नंबर में बोला नामांकन पत्र भरना, उनकी जांच, प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेना तथा मतदान पात्रों का छापना, ये सारा जो है इसका मतलब होता है एक निर्वाचन तिथि तथा विभिन्न प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरते हैं, तब निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी जांच होती है, फिर प्रत्याशियों को अपना नाम वापस लेने का समय दिया जाता है और तब जाकर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पत्र जो है छापे जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं चुनाव चिन्हों का बढ़ना। जो चुनाव चिन्ह किसी को एप्पल का, जैसे किसी को चेयर मिलता है, किसी का हार, किसी का जैसे कमल फूल वगैरह होता है ना, जो मतलब पार्टियों का होता है, उसी तरह, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह इसमें क्या क्या होता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त चुनाव में खड़े होने वाले छोटे छोटे दलों एवं स्वतंत्र खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाते हैं ताकि उन्हें पहचानने वोटरों को सुविधा मिले। यानी अगर चुनाव चिन्ह नहीं रहता तो आप किसको देंगे, वैसे फोटो तो नहीं देख सकते ना, तो उनके लिए एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है ताकि आप उस चुनाव चिन्ह में वोट देकर आपके प्रतिनिधि को आप खुद चुन सकें, ठीक है। आगे राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्रों का जारी करना। आंसर हो जाएगा तब विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जो है जारी करते हैं ताकि वोटर उसकी नीतियों को समझ सके और उचित मूल्यांकन के पश्चात अपना वोट जो है दे सके, ठीक है। आगे यहाँ पर चुनाव अभियान, तब तक विभिन्न पार्टियों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव अभियान का काम शुरू होता है जो चुनाव के समय 48 घंटे पहले तक जारी रहता है। एंड आगे यहाँ पर जैसे मतदाता मतों की गणना तथा परिणामों की घोषणा, यानी जब वोट के होने के बाद उसको जब गिना जाता है, उसके बाद जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, किसने जीता, किसने कितने वोट से हरा, तो यहाँ पर होगा तब निश्चित तिथि, निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मतदान होता है और वोटर अपने इच्छा अनुसार वोट डालते हैं। मतदान के पश्चात मतों को पेटियों एवं एक निश्चित स्थान पर पहुंचाई जाती है और वोटों की गिनती के पश्चात जो परिणाम होती है उसको घोषणा कर दी जाती है कि किसने जीता कितने वोट से, ठीक है। आगे है चुनाव याचिका का भरना। अब चुनाव याचिका क्या है, तो यहाँ पर समझ लीजिए यदि कोई प्रत्याशी अपने चुनाव के परिणाम से संतुष्ट नहीं होता तो वो न्यायालय में याचिका दर्ज करवा सकता है। ऐसे में वो न्याय प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को पसंद ना हो तो वो कर नंबर क्वेश्चन से और सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन से, ओके। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया, यानी कैसे, वर्णन करें, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो देश में खाद्यान्नों की भीषण कमी थी, जब वो स्वाधीन था, ठीक है। इसके फलस्वरूप भारत को अन्य देशों से विशाल मात्रा में अनाजों का आयात करना पड़ता था। आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब भेजना, ठीक है। यह अनाज अधिकतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से मंगाया जाता था जब मतलब आज़ाद नहीं था, ठीक है। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कृषि की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए जो निम्नलिखित हैं। इनमें से कौन कौन सा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रथम 5 वर्षीय योजना में कृषि को विशेष महत्व दिया। सिंचाई के लिए कई योजनाएं बनाए और कम उपजाऊ भूमि को भी खेती योग्य बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं सरकार के तरफ से। नए और वैज्ञानिक ढंग से कृषि के साधन अपनाए गए, नए और अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए और किसानों को खाद इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया, जिससे उन्हें कम कीमत पर देने का प्रबंधन किया गया, ठीक है। आगे इन सब उपायों के फलस्वरूप ही 6 दशक में कृषि में एक महान क्रांति हुई और कृषि से अनाज का उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ने लगा। विशेष रूप से गेहूं और चावल आदि खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई महान क्रांति को हरित क्रांति का नाम भी दिया गया, गेहूं और चावल के फसल को, ठीक है। इस हरित क्रांति ने न केवल गेहूं और चावल अधिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया वरन भारतीय समाज पर बड़े गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी डाले। अब हम कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई अपनी सफलता पर गर्व कर सकते हैं। अब हमें अपना भोजन दूसरों देशों से नहीं मंगवाना पड़ता था, हमने खुद अपने लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। क्या यह हमारी महान सफलता नहीं है? बिल्कुल है ना। भोजन मांगने की वैसी व्यवस्था हमारे लिए कितनी लज्जाजनक थी।
इसके अतिरिक्त अब हरित क्रांति के परिणामस्वरूप बहुत सी विदेशी मुद्रा बच जाती है और हम जो अब खननों के मामले में स्वावलंबी बन चुके हैं, हमें यह स्थिति बरकरार रखनी चाहिए। और इसके लिए जहां हमें कृषि के क्षेत्र में अधिक खाद्य पदार्थ तथा अन्य कृषि संबंधी सामग्री पैदा करनी चाहिए, वहां अपनी जनसंख्या भी सीमित रखनी ही होगी। तो गाइस हमने यहाँ तक जो है सेट 1 आपका सोशल साइंस जो है क्लास 9 का, ये हमने कर लिया है। तो आगे के सेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। थैंक यू गाइस।